सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 24 पहाड़ों की सैर का पहला प्रकरण पर्वतारोहण व पर्वतारोही के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं हमारे अध्याय को शुरू। पाठ 24 पहाड़ों की सैर। तो बच्चों, सैर का अर्थ होता है घूमना। जैसा कि इससे पहले पाठ 23 में भी हमने पढ़ा था हमारी विरासत और विभिन्न प्रकार के किलों की हमने सैर की, हम वहाँ पर घूम कर आए। ऐसे ही आज हम इस पाठ में पहाड़ों की सैर करेंगे। अब पहाड़ क्या होते हैं? तो ये एक पृथ्वी का प्राकृतिक स्वरूप होते हैं। पृथ्वी के कई आकार होते हैं। पृथ्वी समतल हो सकती है, इस तरह से उबड़ खाबड़ हो सकती है जिसे हम पहाड़ कहते हैं, या पृथ्वी इस तरह से ऊपर से समतल और यहाँ से ऊपर उठी हुई होती है, इसे हम पठार कहते हैं। तो आज हम ऐसे ही पहाड़ों की सैर करेंगे। तो आपने ऐसे ही पहाड़ों को कभी टीवी पर या फिल्म में या चित्र में देखा होगा। तो ऐसे ही आपको ये एक चित्र यहाँ भी दिखाई दे रहा है पहाड़ का। ये देखिए इनकी आकृति कैसी है। यहाँ से इस तरह से चढ़ाई है ना, और यहाँ दूर दूर तक देखिए आप, इस तरह से समतल भूमि से कुछ ऊपर उठा हुआ जो भाग है वो पहाड़ का भाग है। तो अब आप ये बताइए, नीचे कुछ प्रश्न हैं, सोचिए और बताइए। क्या आपने कभी किसी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की है? अगर आपने की है तो आप लिखेंगे हाँ, हमने कभी किसी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की है। और अगर नहीं की तो आप लिख सकते हैं कि नहीं, हमने कभी किसी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश नहीं की है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ने और सड़क पर चलने में क्या अंतर है? तो अब आप देखेंगे कि सड़क पर चलने की तुलना में पहाड़ पर चढ़ना कठिन होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि ऊपर की तरफ चढ़ने में हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। सड़क समतल होती है, इस तरह से सीधी और सपाट होती है, जबकि पहाड़ इस तरह से ऊंचाई पर होते हैं। जब हम सीधे चलते हैं सड़क पर तो हमें ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती, और जब हम इस तरह से पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हमें ताकत लगानी पड़ती है और पहाड़ उबड़ खाबड़ भी होते हैं। इसके बाद आगे देखिए कि जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो संसार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। सर जॉर्ज एवरेस्ट ने पाया कि यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। किसने पाया? सर जॉर्ज एवरेस्ट। इन्होंने बताया कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और उन्हीं के नाम पर इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। इसके बाद देखिए, आपने अपने आसपास के किसी पहाड़ी पर बने मंदिर पर चढ़ने का प्रयास किया होगा। उस समय आपके साथ कौन कौन थे? उनके द्वारा आपको क्या क्या निर्देश दिए गए? इस आधार पर अपने अनुभव बताइए। तो अब देखिए, पहाड़ी पर बने मंदिर पर, जैसे कि आप में से कुछ बच्चे गए भी होंगे वैष्णो माता के मंदिर, जो कि पहाड़ी पर ही बना हुआ है। अगर आप गए हैं तो उस समय आपके साथ साथ कौन थे? तो आप लिखेंगे कि हाँ, हमने पहाड़ी पर बने मंदिर पर चढ़ने का प्रयास किया है, और उस समय मेरे साथ मेरे माता पिता और बड़े भाई बहन, चाचा चाची और भी जो आपके सदस्य मित्र आपके साथ थे, ये लिख सकते हैं। उसके बाद उन बड़ों के द्वारा आपको क्या क्या निर्देश दिए गए? तो आप लिखेंगे, उन्होंने हमें निर्देश दिया कि हमें पहाड़ पर धीरे धीरे चढ़ना चाहिए, वरना हमारी सांसें फूल सकती हैं। पहाड़ी रास्ता
उबड़ खाबड़ होता है, इसलिए हमें सावधानी से चलना चाहिए। पहाड़ों पर बंदर भी बहुत होते हैं, इसलिए अपने बड़ों के साथ ही हमेशा सफ़र करना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न और है, पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस क्यों फूलती है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, पहाड़ों पर चढ़ते हुए जब हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ हवा कम हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऊपर चढ़ने में हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जिससे हमारी सांस फूलने लगती है। इसके बाद अगला प्रश्न, आपने कभी किसी पहाड़ की यात्रा की है? यदि हाँ तो चर्चा कीजिए और फिर अपने अनुभवों को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर आप कौन सा लिखेंगे? जैसे अभी मैंने बताया कि हमने वैष्णो माता के मंदिर की यात्रा की है और आपको वहाँ हमारे बड़ों द्वारा कई निर्देश दिए गए थे, तो यही इसी का जो उत्तर है वो आप यहाँ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, पहाड़ों पर चढ़ना अत्यंत मुश्किल व जोखिम भरा है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसकी खड़ी चढ़ाई, तेज़ ठंड, बर्फीली हवाओं और ऊंचाई पर वायु दाब कम होने से सांस लेने में कठिनाई के कारण एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना बहुत जोखिम भरा है। तो जैसे कि बच्चों, इस संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। अब जैसे जैसे हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो वहाँ क्या है, तेज़ ठंड होती है, हवाएं बर्फीली होती है और वायु दाब कम होता है। इससे हमें सांस लेने में भी कठिनाई होती है और माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ना है बहुत ही कठिन भरा, जोखिम भरा काम होता है। हम ऐसे ही 2 साहसी व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो ये कौन है? तो सबसे पहले व्यक्ति हैं एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, और दूसरे हैं तेनजिंग शेरपा, ये नेपाल के। तो दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें वहां पहुंचने में 2 महीने लगे। पर्वतारोही को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाना पड़ता है। तो देखो बच्चों, यहाँ एक शब्द आया है पर्वतारोही, तो ये 2 शब्द से मिलकर बना है। जैसे पहला शब्द है पर्वत और दूसरा है आरोही। तो पर्वत तो मैंने आपको बताया कि इसका अर्थ होता है पहाड़ और आरोही होता है चढ़ने वाला, यानी पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति को हम पर्वतारोही कहते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति जो पर्वतारोही है पर्वत पर चढ़ता है तो उसे पर्वत पर चढ़ने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अभी हमने पढ़ा, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं तो सांस लेने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। इसीलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाते हैं और कभी कभी भूस्खलन हो जाता है। अब यहाँ भी एक शब्द है भूस्खलन, और भूस्खलन क्या होता है? ज़मीन का यानी पहाड़ों का, भूमि का टूटना। तो वहाँ पर कभी कभी पहाड़ टूटकर नीचे भी गिर जाते हैं। अतः अनुशासन में रहना, जोखिम उठाने की क्षमता, धैर्य, सहनशीलता आदि के गुण पर्वतारोही में होना आवश्यक है। अब देखिए नीचे 2 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, पर्वतारोहियों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो ये देखिए, जैसे अभी हमने पढ़ा कि पर्वतों की खड़ी चढ़ाई, तेज़ ठंड, बर्फीली हवाएं और ऊंचाई पर वायु दाब कम होने से सांस लेने में कठिनाई आदि का सामना करना पड़ता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इन लोगों के भोजन की व्यवस्था कैसी होती होगी? अर्थात जब ये पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वहाँ
कैसा खाना खाते हैं, किस तरह का खाते हैं। तो आप लिखेंगे कि पर्वतारोही अपने साथ डिब्बों में बंद खाना, यानी जो पैकेट बंद खाना आता है वो लेकर जाते हैं, पानी की बोतल और कच्चा सामान, जैसे हम ये कह सकते हैं बादाम, अखरोट आदि, इस तरह से कच्चा सामान साथ लेकर जाते हैं और इसी से ये अपने भोजन की व्यवस्था करते होंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और ये चित्र में कुछ उपकरण दिखाई दे रहे हैं, औजार। और ये कौन से औजार हैं जो उन पर्वतारोहियों को पर्वतारोहण करने में काम आते हैं। अब देखिए कि कौन कौन से हैं। इसे आप जब देखेंगे तो ये देखिए, हाँ, आपको यहाँ पर कुछ रस्सी दिखाई दे रही है, ये रही। कुछ हुक हैं, विशेष प्रकार के इनके जूते हैं और एक ये विशेष प्रकार की कुल्हाड़ी है जो कि इनके काम आती है। तो पर्वतारोहण में काम आने वाले ये उपकरण होते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं नीचे। तो पहला प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ते समय आँखों पर काला चश्मा क्यों लगाया जाता है। तो आपने कभी टीवी में देखा होगा कि जो पर्वतारोही हैं वो पहाड़ पर चढ़ते समय आँखों पर काला चश्मा लगाते हैं। अब क्यों लगाते हैं ये देखिए। जैसा कि हमें पता है, जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो उस पर क्या बर्फ़ होती है खूब पहाड़ों पर, और बर्फ़ कैसी होती है, सफ़ेद रंग की होती है। तो पहाड़ों पर सफ़ेद बर्फ़ होती है और जब सूरज की किरणें उस बर्फ़ पर पड़ती हैं आकर के, तो वो बर्फ़ क्या है, परावर्तित होकर हमारी आँखों पर आती है, यानी उसकी जो चमक है वो हमारी आँखों पर गिरती है। तो यह किरणें आँखों के लिए हानिकारक होती है, इसीलिए पहाड़ पर चढ़ते समय आँखों पर काला चश्मा लगाया जाता है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ते समय नुकीली छड़ी साथ में क्यों ले जाते हैं। उनके हाथ में एक नुकीली छड़ी भी होती है। अब वो क्यों ले जाते हैं। तो आप लिखेंगे, पहाड़ पर चढ़ते समय नुकीली छड़ी की सहायता से चढ़ने में आसानी होती है तथा उसकी सहायता से फिसलने से बच सकते हैं, इसीलिए पर्वतारोही नुकीली छड़ी साथ ले जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, पर्वतारोही बर्फ़ के पहाड़ों पर चढ़ते समय हाथ में क्या पहनते हैं और क्यों पहनते हैं। तो आप लिखेंगे कि पर्वतारोही बर्फ़ के पहाड़ों पर चढ़ते समय ठंडी हवा और बर्फ़ से बचने के लिए हाथों में दस्ताने पहनते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही के जूतों में नुकीली कीलों का क्या उपयोग है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ एक चित्र में आपको बताया कि ये विशेष प्रकार के जूते होते हैं, क्योंकि इनके जूतों में क्या है, कीलें लगी होती हैं। तो ये कीलें किस लिए लगाई जाती हैं। तो आप लिखेंगे, पर्वतारोही के जूतों में नुकीली कीलें चढ़ते समय पर्वतारोही को पकड़ मजबूत करने में सहायता करती है, जिससे वह बर्फ़ पर फिसलने से बचते हैं। अब आगे देखिए कि बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ विशेष प्रकार के उपकरण ले जाते हैं, जिनकी सहायता से बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने में कठिनाई कम होती है। इनके जूतों में लगे नुकीले कीले बर्फ़ पर फिसलने से इनका बचाव करते हैं। अब ये देखिए, आगे आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है और ये पहाड़ पर चढ़ने वाली एक साहसी महिला है। ऐसे ही अब आगे इनके बारे में और पढ़ते हैं कि ये चित्र किसका है, ये कौन है और इन्होंने क्या किया। इनकी जीवनी के बारे में देखते हैं। तो देखिए, ये है प्रेमलता अग्रवाल, इनका चित्र है प्रेमलता अग्रवाल का। और ये देखिए, पीछे हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी आपको दिखाई दे रहा है, तिरंगा। अब देखिए, इनके बारे में आगे देख लेते हैं। पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल का जन्म जुगतलाई जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। उन्होंने
48 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने का गौरव हासिल किया। वहीं 50 वर्ष की उम्र में उत्तरी अमेरिका के अलास्का के माउंट मैककिनले को फतह करके उन्होंने नई उपलब्धि हासिल की। अर्थात इन्होंने 2 पर्वतों पर चढ़ाई की, एक माउंट एवरेस्ट पर की और एक माउंट मैककिनले पर की। इस पर्वत पर चढ़ने वाली वे पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने 35 वर्ष की उम्र में पहली बार पर्वतारोहण से नाता जोड़ा। बछेंद्री पाल के मार्गदर्शन व प्रोत्साहन से ये नेपाल की एशियन ट्रैकिंग कंपनी की देखरेख में शुरू हुए एवरेस्ट अभियान की अंतर्राष्ट्रीय दल का हिस्सा बनी। तो देखा आपने किस तरह से एक महिला है जिन्होंने भी पर्वत पर चढ़ाई की। अब देखिए आगे, ऐसे ही एक और महिला हैं संतोष यादव, और ये इनका चित्र है। अब ये कौन है, चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। संतोष यादव का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव जोनियावास में हुआ था। उन्होंने महारानी कॉलेज जयपुर से शिक्षा प्राप्त की। 20 वर्ष की आयु में वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की प्रथम महिला है। तो देखिए कितनी छोटी सी उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। कितनी उम्र है इनकी, केवल 20 वर्ष। इसके अलावा वे कांगसुग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला भी थी। उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की। तो देखिए इस तरह से हमने हमारे भारत की 2 महिलाओं के बारे में पढ़ा। अब आगे देखिए, एक और ऐसी साहसी महिला हैं और ये इनका आपको चित्र दिखाई दे रहा है और इनका नाम है बछेंद्री पाल। साहस और जुनून का दूसरा नाम है। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इससे पहले यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। पर्वतारोहण अभियान में जुड़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला कौन थी? तो देखिए, जैसे अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि सबसे अधिक उम्र की महिला थी प्रेमलता अग्रवाल और उनकी उम्र थी 48 वर्ष। और दूसरा प्रश्न है, सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर फतह करने वाली महिला कौन थी? तो वो थी संतोष यादव और उनकी आयु थी केवल 20 वर्ष। अब देखिए ये बछेंद्री पाल का आपको चित्र दिखाई दे रहा है और इनके हाथ में भी हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा। चलिए बछेंद्री पाल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। बछेंद्री पाल को हमेशा लगता था कि वो लड़की होकर लड़कों से पीछे नहीं रह सकती। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के नाकुरी गांव में हुआ। बचपन से ही बछेंद्री साहसिक इरादों वाली लड़की थी। स्कूल पिकनिक के दौरान बछेंद्री खेल खेल में पहाड़ पर चढ़ गई। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान उन्होंने गंगोत्री पर्वत और रुडुगेरा पर्वत के आरोहण अभियानों में भाग लिया। उनके इसी साहस और उत्साह के कारण इन्हें एवरेस्ट अभियान दल में चुना गया। एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान भारी भूस्खलन हुआ। अब मैंने पहले भी बताया था कि भूस्खलन क्या होता है कि पहाड़ टूटकर गिरने लगते हैं। ये देखिए आगे लिखा हुआ भी है कि ज़मीन खिसक गई थी। बछेंद्री के सिर के पीछे चोट लगी थी। उनके सभी साथी भी घायल हो गए थे। बाकी सदस्य लौट गए, पर बछेंद्री ने हिम्मत नहीं हारी। उनके इसी साहस और दृढ़ निश्चय ने एवरेस्ट पर कदम रखने वाली पहली महिला बना दिया। तो देखा आपने किस तरह से उनके चोट लगी, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी और एवरेस्ट पर फतह हासिल की। तो अब ये देखिए प्रश्न कि भूस्खलन क्या होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि पहाड़ों पर ज़मीन खिसक कर पत्थर आदि वो लुढ़क कर नीचे आ जाते हैं। ज़मीन भी फट सकती है या पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमा होती है वो भी नीचे गिर सकती है। तो इसे ही हम भूस्खलन कहते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, आपने
या आपके आसपास किसी ने कोई साहसिक कार्य किया हो तो उसे लिखते हुए अपनी कक्षा में सुनाइए। अगर आपने कोई भी ऐसा हिम्मत भरा काम किया है तो आप उसे अपनी कक्षा में सुना सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कि कई पर्वतारोही दल एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करते हुए प्लास्टिक की वस्तुएं अपने साथ ले जाते हैं, जैसे पानी की बोतल या प्लास्टिक के डिब्बों में बंद भोजन, तो वो प्लास्टिक के डिब्बे, इस तरह से प्लास्टिक का सामान वो अपने साथ ले जाते हैं और उस सामान को वहीं छोड़ आते हैं। इस प्रकार पहाड़ों पर कचरा बढ़ता जाता है। ऐसे ही एवरेस्ट पर कचरा बढ़ रहा है और वहाँ के पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है। तो ये देखिए कि कैसे कुछ प्रश्न हैं। पहाड़ों पर कचरा बढ़ने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो देखिए, अगर पहाड़ों पर कचरा बढ़ता है तो वहाँ का पर्यावरण है वो प्रदूषित हो सकता है। दूसरा, पर्वतारोही अपने साथ क्या क्या सामान ले जाते होंगे। तो आप लिखेंगे पर्वतारोही अपने साथ खाने के डिब्बे, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक की शीट, टॉर्च, बैग, दस्ताने, कीलें, खूंटियाँ, कुल्हाड़ी, नुकीले जूते, नुकीली छड़, कैप आदि सामान अपने साथ ले जाते होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि पर्वतारोही को किन किन संकटों का और खतरों को झेलना पड़ता होगा। जैसे कि हमने पहले भी प्रश्न पढ़ा था कि जो पर्वतारोही हैं उन्हें चढ़ाई का, तेज़ ठंड का, बर्फीली हवाओं का, ऑक्सीजन की कमी का आदि का, सांस लेने में कठिनाई का आदि कठिनाइयों का, संकटों का सामना करना पड़ता होगा। इसके बाद चर्चा कीजिए। माना आपको पर्वतारोहण के लिए चुन लिया गया है, आप उसके लिए क्या क्या तैयारी करेंगे, जैसे सामग्री, अभ्यास आदि। तो आप भी अपने साथ वही सामान लेकर जाएंगे जो पर्वतारोही अपने साथ सारा सामान लेकर जाते हैं। और इसके अलावा अभ्यास में आप क्या करेंगे, जैसे कि पहले आप अपने पूरी शारीरिक जांच करवाएंगे, ब्लड प्रेशर की जांच करवाएंगे, पैदल चलने की प्रैक्टिस करेंगे और उन्हें पर्वतारोहियों को क्या क्या कठिनाई आती है उनकी जानकारी भी हासिल करेंगे। अगला प्रश्न है, आप किसी पर्यटन स्थल पर गए हों तो वहाँ पर फैले कचरे के बारे में अपने अनुभव लिखिए और कचरे को रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो जैसे कि आप ये लिख सकते हैं, जैसे हम वैष्णो माता मंदिर गए, वहाँ मैंने देखा कि बहुत पहाड़ों पर कचरा हो रहा था। उससे क्या हुआ, अब आप वो समस्याएं और अपनी जो भी अनुभव हैं वो आप लिख सकते हैं। और कचरे को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर आने वाले लोगों को कचरे से होने वाली हानियों के बारे में जागरूक कर सकते हैं और जो भी लोग हैं, यात्री हैं, उन्हें हम ये कहेंगे कि कचरा इधर उधर ना फैलाएं। नगर निगम द्वारा जो कचरा पात्र रखा होता है उसी में कचरा डालें। इसके बाद आगे देखिए, जाना समझा और अब बताइए कि पर्वतारोहण में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी फिर से वही प्रश्न है कि पर्वतारोहण में खड़ी चढ़ाई का, तेज़ ठंड, बर्फीली हवाओं का और ऊंचाई पर वायु दाब कम होता है जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भूस्खलन का भी सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो जैसे अभी हमने देखा कि पर्वतारोही में अनुशासन में रहना, जोखिम उठाने की क्षमता, धैर्य, सहनशीलता, इच्छा शक्ति और तेज दिमाग आदि गुण होने चाहिए। विश्व की कुछ पर्वत चोटियों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माउंट एवरेस्ट, माउंट मैकिन्ले, कंचनजंगा और इसके अलावा हम लिख सकते हैं माउंट एकांकागुआ आदि। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता क्यों होती है।
जैसे मैंने पहले भी बताया इसी अध्याय में कि ऊंचाई पर जाते समय वायु दाब कम होता है, इससे सांस लेने में कठिनाई आती है। इसीलिए पर्वतारोही को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से इस पाठ में हमने पहाड़ों के बारे में और हमारे भारत के प्रमुख पर्वतारोहियों के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।